अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बातचीत का अमल आगे बढ़ने या नतीजा खेज़ होने से पहले ही टूट गया और ये एक सियासी अमल की नाकामी है जिसका पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये वो मामला था जिसके ऊपर बड़ी मुश्किल से ये आस और उम्मीद लगी थी कि हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा ख़ुद अपने मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ेंगे और एक रास्ता तजवीज़ करेंगे। तो ये सियासतदानों की भी नाकामी है और उस सियासी अमल की भी नाकामी है। बजाय इसके कि फ़ैसला कोई और करे, ये ख़ुद कर लेते तो बहुत बेहतर होता। तो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सलमान राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आगे चलकर राना सनाउल्लाह खान सीनियर रहनुमा हैं और मशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। राजा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ये बात आगे चलनी चाहिए थी, दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी की, मामले को, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले ही आप रुक गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारी तीसरी नशिस्त हुई थी उसमें हमने लिख के मुतालबात दे दिए जो हुकूमत का तकाजा था। उसके फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक बौछार शुरू हो गई, मजाक उड़ाया गया हमारे मुतालबात का। क्या ज़रूरत थी इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? वज़ीर कानून ने की, इरफान सिद्दीकी साहब ने की, राना साहब ने की, तो कोई वजह नहीं थी। और यहीं बात नहीं रुकी। उसके बाद हामिद रज़ा जो हमारी मुज़ाकराती टीम के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके घर मदरसे पे धावा बोल दिया गया। 40 गाड़ियाँ वहाँ गई पुलिस की, 4 DSP साहिबान, दर्जनों अहलकार। क्या वजह थी ये सब कुछ करने की? देखिए, नज़र हमें ये आया कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम शायद कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारी कोई ज़रूरत है इनके साथ बैठना, कमेटी खेलना, बिस्किट खाना, चाय पीना, ये हमारी तज़ीक करें, हम पे हमले करें और हम फिर बैठ जाएंगे। हमने बड़ी एक बुनियादी बात की थी कि आप सिर्फ ऐलान कर दीजिए कि आप हक की तलाश में, सच की तलाश में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 मई के हवाले से हम पे इल्ज़ाम है, 26 नवंबर के हवाले से हम ये जानते हैं कि गोली चली, शहादतें हुई, तो एक गैर जानिबदार कमीशन बनाए और वो बैठ जाए और वो इन चीज़ों को देखे, जो गवाही शहादत है उसको सुने। आप अगर उसूली तौर पे भी इसका ऐलान नहीं करना चाहते, और ना सिर्फ ये ऐलान नहीं करना चाहते, खामोशी नहीं इन्होंने साथ दी, इन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई, मजाक की, इस्तेज़ा की, हम पे हमलों की, पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी बहुत सारे। राजा साहब, आज आप बैठते वो ना इनकार करते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन आपने तो बैठना भी पसंद नहीं किया। तो नहीं देखिए, आज बैठते ना इनकार, ना ऐलान होता तो फिर आप कहते नहीं, कोई फायदा नहीं था। देखिए, नहीं, कोई फायदा नहीं था। जब इन्होंने तज़ीक इतनी कर दी, फिर उसके बाद और कुछ नहीं हुआ इनसे, तो इन्होंने जाके हमला कर दिया हामिद रज़ा के घर पे। क्या मौका था, क्या वजह थी, क्यों किया ये? और जब इनसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो नज़र यही आया कि ये एक पैगाम हमें देना चाहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास वापस ना आना, हम तुम्हें सिर्फ तज़हीक ही दे सकते हैं। हम किस लिए आज बैठ के क्या उनसे गिले शिकवे करते कि आपने हम पे हमले किए, हमारे लड़कों को मारा पीटा, आपने हम पे जुमले कसे? क्या मकसद था इस तमाम अमल का तीसरी नशस्त के बाद? तो सवाल ये है करने वाला। नज़र यही आता है कि ये हमेशा से बेबस थे और ये बस अपनी बेबसी को एक लिबादा उड़ाना चाहते थे मुज़ाकरात का। हमने कोशिश की, हमें कहा जाता था कि आप क्यों नहीं बैठते मेज़ पर, क्यों नहीं सियासी अमल का हिस्सा बनते? हम हैं। हम अब पूरे पाकिस्तान की हर सियासी जमात से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, उनसे आज बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई कुछ हफ्तों के तातुल के बाद। हम शायद खाकान साहब से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान से किस किस्म के ताल्लुकात चाहेंगे आप? मामला आगे किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे मौलाना फजल रहमान से? 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर आप लोग, लेकिन फिर फासले आगे। जी, हम ये समझते हैं कि अब मामला ये है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, एक तरह से अदलिया को मगलूब कर दिया गया है और मगलूब करने के बाद अब हमला है सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं 8 नए जज लगाएंगे, उसके बाद 9 और लगाएंगे। कोर्ट पैकिंग इसको कहते हैं। पीका के कवानीन में जिस तरह की तरामीम की गई हैं दीदा दलेरी के साथ कि कोई अदालत इनको हाथ नहीं लगाएगी, ये सब 26वीं आईनी तरमीम के
समरात हैं जो सामने आ रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ वो लोग जो पहले शायद साइट पे बैठे हुए थे, वो समझ रहे थे कि वो शायद बच जाएंगे इस तबाही के अमल से, उनको नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में कोई भी नहीं बचेगा, ना सहाफ़ी बचेंगे, ना वकील बचेंगे, ना सियासी कारकुन बचेंगे। अब पूरी कौम को इकट्ठा होना है एक एजेंडे पे कि जो हमारी बुनियादी आइनी अख्तार हैं, गुफ्तगू की कदर है, आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार, सड़क पे चलने का जो हक है, आर्टिकल 15 जो इकट्ठे होने का, इकट्ठे खड़े होने का हक है, आर्टिकल 17, ये तमाम हुकूक हमें वापस हासिल करने होंगे। इस वक्त ये तमाम हुकूक हमसे सल्ब कर लिए गए हैं, कागज़ पे मौजूद हैं, लेकिन ना अदलिया हमें इन हुकूक की फराहमी में कोई मदद फराम करती है। हम 20 पिटिशनें कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमारी पिटिशनें मौजूद हैं कि जब हम ऐलान करते हैं किसी सियासी एक्टिविटी का जो हमारा हक है, तो दफ़ा 144 के तहत हमारे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मीडिया पे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो मीडिया के लोगों को हरासा किया जाता है। सोशल मीडिया को आपने बंद कर दिया, कितने 1 साल से एक्स नहीं चल रहा, और अब जो कवानीन बने हैं व्हाट्सएप। जो राजा साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरत हाल है, मैं आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक स्टेटमेंट सुनवाइएगा जी, जरा फिर आगे सवाल करते हैं। एक खत ने पाकिस्तान के अंदर निजाम को तब्दील कर दिया है, मुझे उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा एट द एंड, और ये इशू रिजॉल्व होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। कवानीन में तब्दीली, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम ही हो, आपको अपने इरादों से मायूस नहीं कर सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बयान तो राजा साहब आपने सुन लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ऑर्डर था जिसमें वो कंटेम्प्ट की तरफ इशारा करते हैं, फिर फुल कोर्ट के लिए तजवीज़ करते हैं कि बननी चाहिए, और उसके साथ ही आज आईनी बेंच ने 13 और 17 जनवरी के उनके फैसले जो थे उनको ख़त्म कर दिया। तो ये किस तरह की तकसीम आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है? ख़तरनाक है, इदारे का वजूद ख़तरे में है, किस तरह के मामलात हैं? ख़तरनाक क्या है जी, इदारा जो है वो फ्लूज है, और जो ये किसी का ख्याल था कि फुल बेंच या फुल कोर्ट जो है वो बैठकर 26वीं आईनी तरमीम का कोई अहाता करेगा, जायज़ा लेगा, तो उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि 10 फरवरी को हम 8 नए जज लगा देंगे, तुम बनवा लो फुल कोर्ट। तो कोई भी दरवाज़ा जो है वो खुला नहीं छोड़ा जा रहा, कोई अदालती दरवाज़ा, कोई सियासी लाया अमल, तमाम हुकूक पर कदगन है, तमाम अदालती रास्ते बंद हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आपको, मुझे, हमें आवाज़ उठाना होगी, हमें अपने हुकूक को जताना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक और आपको छोटा सा पैकेज है वो दिखाना चाहूँगा, जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो ये बातचीत अपनी अपनी राय दे रहे हैं, दिखाइएगा जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया, तो इसलिए खान साहब की यही हिदायत थी, हम नहीं बैठ सके। हमने सिर्फ 7 वर्किंग डेज मांगे थे, जिस पे हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिव काम किया और कोशिश ये की कि जो उनके मुतालबात हैं उनको कितना उनको फैसिलिटेट कर सकते, हम इस पे फोकस रहे। ये कमेटी जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान वो स्पीकर से राब्ता करते हैं तो हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनको उनके साथ बैठ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब से हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि पीटीआई नहीं आई, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे थ्रू स्पीकर्स ऑफिस के पीटीआई वाले दोबारा मुज़ाकरात में आ जाएं। ये राना साहब ने बयान दिया है इसके ऊपर। तो आप क्या कहेंगे राजा साहब, अगर आपको मना लें तो आप चले जाएंगे? नहीं, वो लिख कर दे दें ना, उन्होंने अगर इनकार करना है तो लिख के दे दें, इकरार करना है तो वो भी लिख के दे दें स्पीकर साहब को। उनका तो मौक़िफ़ बड़ी वजाहत से सामने आया है पिछली नशस्त के बाद कि वो हमारे मुतालबात को नहीं मान सकते। ना ज़मानत के हवाले से, जो हमारे असीरान 600 दिनों से या उससे भी ज़्यादा जेल में हैं, क्या वजह है? यास्मीन राशिद एक 74 साल कैंसर पेशेंट, उनकी बेल क्यों नहीं होती, ज़मानत क्यों नहीं होती? ये उनका हक है, हर पेशी पे उनकी ज़मानत की मुखालफत क्यों की जाती है? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बुनियादी हुकूक हमें नहीं देते, उस हवाले से मजाक उड़ाया गया। वज़ीर कानून ने आके कहा कि ये हमारे इख्तियार से बाहर है, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते, कमीशन बनाना भी हम समझते हैं कि मायूब है, हम नहीं बनाएंगे। तो ये बयानात देने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपने तहरीरी तौर पे कुछ बात करनी थी तो कर देते, अब भी कर दें, हम देख लेंगे क्या बात है। इमरान खान साहब से एक मुलाकात
हमारी नहीं ये करा सके कि क्या इख्तियार है इस हुकूमत को जो ये भी नहीं कर सकती कि जेल में हमने कहा कि हमारी ऐसी मुलाकात कराएं ऐसी जगह पे जहाँ माइक्रोफोन ना हो, कैमरे ना हो, अहलकार ना हो, अडयाला के किसी सहन में हमारी मुलाकात उनसे करा दें, ये भी नहीं हो सका। तो बिल्कुल एक बेबस हुकूमत जो है जिसने कहीं से पूछ कर हर कदम उठाना होता है, उसके साथ हम कितनी देर बैठे रहे। हम 21 दिसंबर से लेकर पिछले हफ्ते तक इनके साथ एंगेज रहे, उसके बाद भी हमारी तवक्को थी कि इनकी जानिब से कोई मुस्बत कदम उठेगा, उसकी बजाय इन्होंने हम पे हमले किए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे हमला कराया और फिर कहती हैं आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो और बिस्किट खाओ। ये नहीं हो सकता। आपकी जमात के लेकिन कुछ लोग जिनके पास इख्तियार है, जो आप बार बार कह रहे हैं ये बेबस हैं और इख्तियार किसी और के पास है, तो जिनके पास इख्तियार है उनसे आपकी जमात के बाज़ लोग, जिसमें अली मीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उनके राब्ते तो हैं, राब्ता टूटा नहीं है। 24-25 नवंबर से शुरू हुआ था, चल रहा है वो मामला। देखिए हम इस मुल्क में ही रहते हैं ना, और हमारी ज़ाहिर है गुफ्तगू हर एक से जारी रहेगी। पार्लिमान में मुख्तलिफ कमेटियों में हुकूमत के लोग भी तो मौजूद है ना, तो वो गुफ्तगू बंद तो नहीं होगी, वहाँ पे होगी। ये एक जो बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल था वो हम समझते हैं कि अब ख़त्म हो चुका है। बाकी किसी भी सतह पे अली अमीन साहब वज़ीर आला हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर उमूर के हवाले से उनकी मुलाकातें होती रहेंगी। और किसी भी ख़ित्ते में, किसी सूबे में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर। तो अगर उस हवाले से सियासत की गुफ्तगू होती है तो वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अब ये मार्का जो है इस कौम को लड़ना है, बतौर कौम लड़ना है। ये मामला सियासी जमातों से आगे बढ़कर कौम का मामला है। आज़ादी इज़हार हो, हमारे दीगर जो आइनी हुकूक हैं, वो आपका मामला है, मेरा मामला है। आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से ना हो तब भी आपको ये जंग लड़नी है। सर, जिसको आप मार्का कह रहे हैं, आज जर्नलिस्ट कम्युनिटी के ऊपर पीका लाओ की तलवार उन्होंने गर्दन पे लटकाई हुई है। तो जर्नलिस्ट तो सड़कों पे आए हुए थे, जंजीरें भी बांधी हुई हैं, पुलिस वालों ने धक्के भी मारे हैं। तो आपकी जमात भी फिर सड़कों पे आने के लिए तैयार है, धक्के खाने के लिए, जंजीरें पहनने के लिए तैयार है, या आप लोग साथ हम खड़े होंगे? हम बिल्कुल इस मामले पे हम बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे। आज़ादी इजहार के बगैर सिर्फ कब्रिस्तान ही रह जाता है ये मुल्क। लिहाजा हम हर सूरत आपके साथ खड़े होंगे, हर सतह पे खड़े होंगे, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अगरचे हमें अदालतों से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन हम ये जंग हर सतह पे लड़ेंगे। एक चीज़ बताइएगा कि जो मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकात है, अगर अपोजिशन जमातें कुछ ऐसा अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे आपकी स्ट्रीट पावर जो है वो तगड़ी हो जाए, तो फिर आपकी एक पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है मुज़ाकराती अमल में। कुछ ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं, या ये मुज़ाकरात जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात ही थे JUI या बाकी अपोजिशन पार्टी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी इन मामलात पे, इन बुनियादी आइनी हुकूक के हवाले से मुत्तहद हों और मुत्तहद होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और हर सतह पे इकट्ठे हों। चलने की ज़रूरत है तो इकट्ठे चलें। तो ये सब कुछ हम समझते हैं आइन हमें देता है, और आइन की बका के लिए हमें इन तमाम हुकूक को इस्तेमाल करना होगा, इनको मनवाना होगा। 26 नवंबर के वाक़यात के बाद दोबारा सोचते हैं कि ऐसा एहतजाज इस्लामाबाद में करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, ये सब कुछ मुमकिन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुमकिनात में शामिल ना हो। हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, ये बिल्कुल हमारा वाज़े फ़ैसला है। हम किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं चाहते। हम जान और माल की हिफाजत करना चाहते हैं, हर पाकिस्तानी के जान और माल की हिफाजत करना चाहते हैं। हम तमाम मामलात को सामने रख के आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसा लाए अमल अपनाना चाहते हैं जो मौसर भी हो और जो आइन और कानून के दायरे में हो। आज जब इमरान ने मीडिया से इंटरेक्शन किया है वहाँ जेल में ही, तो उन्होंने 2-3 बातें की, जिसमें एक बात तो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के वाक़यात में हमारे लोगों पर पुलिस ने, ये बराह रास्त लफ्ज़ पुलिस का उन्होंने इस्तेमाल किया, पुलिस ने सीधे फायर किए, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो पहले आप कहीं और भी इशारा करते थे, लेकिन अब पुलिस की तरफ बराह रास्त इशारा है, तो ये चीज़ वाज़ेह है कि पुलिस ने ही फायर किया? नहीं, कुछ भी वाज़ेह नहीं है। देखिए, सामने तो पुलिस ही खड़ी थी ना। जब कमीशन बैठेगा तो वो गवाही और शहादत रिकॉर्ड करेगा, बात वजाहत से सामने आएगी। लेकिन इतना तो बिल्कुल वाज़ेह है इमरान खान साहब को जो उन्होंने बात की कि पुलिस की तरफ से गोलियां चली, इसकी तो बेशुमार शहादत हमारे लोग देने को तैयार हैं।
अब गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप पीका लॉ ले जाएं या 26वीं आईनी तमीम ले जाएं, वो आईनी बेंच के सामने मामला जाना है, और जो अभी तक का मूड लगा है बाज़ केसेस को देखते हुए तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ गुंजाइश आपको मिलने वाली है। तो रास्ता आपके लिए क्या है, कौन सा रास्ता खुला है जिसको आप अपनाना चाहेंगे? रास्ता मेरे लिए नहीं, रास्ता पाकिस्तानी कौम के लिए क्या है। देखिए सवाल तो ये है ना, ये कोई पीटीआई का मामला तो नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है, हमारे आज़ादी इजहार का मामला है, हमारे सियासी हुकूक का मामला है। तो मैं तो इसीलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये कौम फैसला कर ले कि हमने इस किस्म की कदगन अपने हुकूक पर नहीं लगने देनी, तो कोई ताकत ये कदगन नहीं लगा सकती। फिर आपको किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, ये फैसला कौम ने करना है। और सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे एक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ होंगे, हमारे साथ है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत, हम तो सोचते थे कि आप जैसे लोग आगे आए हैं तो कोई सियासी रास्ता निकलेगा, ये तो बंद गली में आ गए। नहीं, देखिए नदीम साहब, बंद गली नहीं है। मैं समझता हूँ कि डायलॉग जो है ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की, डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अगर वो आज नहीं आए तो आने वाले कल या उससे अगले दिन उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास भी, और इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो ये दरअसल कोई तकरीबन 10-12 साल बाद वो मुज़ाकरात की तरफ आए हैं, वरना पिछले 10 साल तो उनका एक ही बयानिया है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं बैठूंगा। तो राना साहब, डेडलॉक हुआ क्यों? डेडलॉक होना तो नहीं चाहिए था, डेडलॉक क्यों पैदा हुआ? इतनी जसारत या इतना किया है, तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला दोबारा जो है ये शुरू होगा, और हम कोशिश करेंगे इस बात की कि ये दोबारा जो है वो शुरू हो। जब आप कोशिश करने की बात कर रहे हैं तो क्या आप किसी से राब्ते में हैं, असद कैसर से या बैरिस्टर गौहर से? नहीं, देखें, उनकी जो मुज़ाकराती टीम है वो तो सभी लोग जो है वो इस अमल को जारी रखने, और देखें ना, उन्होंने खुद पहले कहा कि जी 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है। चलें जी, ठीक है, 31 जनवरी आपकी डेडलाइन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये हमारा जो है वो डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड पकड़ें तो आपने 7 वर्किंग डेज में हमें आपने जवाब देना है। वो तारीख बनती थी 28, यानी आज। और आज जब हम गए हैं वहाँ पे तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने 5 दिन पहले ही जो है वो राना साहब राब्ते की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, पीटीआई की लीडरशिप से राब्ता हो जाए, आप कोशिश कर रहे हैं? अनाउंस करते वक्त जी ये मामला जो है ये स्पीकर साहब ने ही, क्योंकि उन्हीं की वसासत से शुरू हुआ था, और उन्होंने आज मीटिंग में भी ये बात कही है कि वो इस बात की तवक्को रखते हैं और इसकी कोशिश भी करेंगे कि दोबारा जो है वो दोनों हिस्बे इख्तलाफ और हिस्बे इक़्तिदार जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं। सर, राना साहब को डेडलॉक की वजह बयान कर सकते हैं? डेडलॉक किस नुक्ते पे आके डेडलॉक पैदा हुआ? देखिए जी, ये सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई या इमरान खान साहब का फैसला है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये अपनी पिछली 10-12 साल की जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, इसमें उन्होंने पहली दफ़ा फैसला किया कि वो किसी के साथ या दूसरी जमात के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। तो ये फैसला करने के बाद ना वो थोड़ा सा उन्हें जो है ना वो परेशानी लाहक हुई और बेचैनी रही उनको कि पहली मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि दूसरी नहीं करनी, दूसरी के बाद कहा आप तीसरी नहीं करनी। हालांकि जब उन्होंने खुद ही 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की थी और 28 तक का टाइम हमें दिया था, तो क्या जल्दी थी कि पहले ही जो है वो इस फैसले को अनाउंस करने की। आज हमारा वो जवाब सुनते, देखते, और उसके बाद अगर वो देखते कि कोई भी जो है वो आगे पेशरफ्त होने को नहीं है, तो चले वो उसका
जो है वो बयानिया या उसका मौका बना लेते। राना साहब, लेकिन आपके जवाब में कोई ऐसी चीज़ होती तो आज आपको अनाउंस कर देना चाहिए था। आप कहते हैं हम कमीशन बना रहे हैं, तैयार है, हम बैठे हुए हैं इंतजार में, आपके आप किधर है? आपने तो ये बात नहीं कही ना। आप तो इफ एंड बट्स आप भी अटैच कर रहे हैं, साथ प्री कंडीशन आप भी आयद कर रहे हैं। 9 मई पे नहीं बन सकता, सजाएं हो गई, मामला अदालत में है, कमीशन कैसे बनेगा? तो आपको कमीशन बना देना चाहिए था। नहीं, नदीम साहब, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। ऐसे तो नहीं ना कि जो उन्होंने कहा वो हो जाता, या जैसा कमीशन वो कह रहे हैं वैसा कमीशन जो है वो हम बनाने पर रजामंद हो जाते। लेकिन हम भी उनको रास्ता देते, किसी बात पे हम भी रजामंदी ज़ाहिर करते। यही मुज़ाकरा तो इसी चीज़ का नाम है ना। वरना तो वो फिर हमें उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि जी ये कर दें, तो फिर उनका हुक्म बजा लाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस चीज़ का नाम निगोशिएशन तो नहीं है। राना साहब, इसमें वैसे खसारे का सौदा नहीं था। नहीं है। आज अगर हमारे साथ वो बैठते, खसारे का सौदा नहीं था ये कमीशन बनाना। कमीशन इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सामने रखती कि 200 जगहों पे हमला किसने किया था, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। किस बात नहीं, किस बात की इन्वेस्टिगेट करती? कमीशन इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, सुन ले ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर इन्वेस्टिगेशन करने लगे केसेस की, तो फिर बाद में ट्रायल उनका कहां पे होगा? सर, फैक्ट फाइंडिंग तो वो कर सकते हैं। नहीं सर, अपना जो है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट में भेजेंगे। नहीं सर, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे फैक्ट फाइंडिंग तो वो कमीशन कर सकता था, बाख्तियार था। आपके रूल्स इजाजत देते हैं इस चीज की। फैक्ट फाइंडिंग किस बात? देखिए, मामला ये कि इसी बात की ना कि कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं या कौन सी सूरत हाल ऐसी है जिसके नीचे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है ये बात हो सकती है। फिर आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हुक्म दे सकते हैं, जैसे वो हुक्म हमें दे रहे हैं या देना चाहते थे कि जी आप इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बने? अगर वो ही रजामंद ना हो तो फिर क्या करें? ये आप बना सकते हैं सर, आपको रूल्स इजाजत देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखते नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस की प्रायर अप्रूवल परमिशन के बगैर नहीं बना सकते। तो सर आप लिखते, सुप्रीम कोर्ट के जज आप खाते लिखते तो जवाब आता ना चीफ जस्टिस का। आपने तो खत भी नहीं लिखा, उसके बगैर ही आपने तो भाई उनके नहीं तो क्यों खत नहीं? मामला ये है कि ये हमारे साथ बैठ के किसी मामले के ऊपर हमें मुतफिक करते, हमारा नुक्ता नज़र सुनते, अपना नुक्ता नज़र जो है उसकी वजाहत करते, और किसी मामले पे कंसेंसस होता तो लिख देते। तो आप दे क्या रहे थे सर? आप कुछ दे भी तो नहीं रहे थे। आप तो उन्हें कुछ ऑफर करते, आप कुछ उन्हें देते तो वो आगे बात चलती ना। आपने तो दिया भी कुछ नहीं उन्हें। नहीं, फिर वो तो फिर ऐसे ही है कि हम उन्हें कहते कि जी जेल से अपना सामान उठाएं, हम उधर बैठ जाते हैं, आप इधर आके बैठ जाएं। दिल की ख्वाहिश तो उनकी यही होगी, लेकिन जाहिर है आप ये नहीं होने देंगे। लेकिन एटलीस्ट तो फिर ऐसी ख्वाहिशात जो है ना वो इतनी जल्दी पूरी नहीं होती, रास्ते में कुछ मोड़ और भी आते हैं। सर, उनका एक तो काम हो गया, उनका 24-25 नवंबर से जो राब्ता शुरू हुआ था थ्रू बैक चैनल, वो इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ख्याल में अभी भी ठीक है, मसाइल नहीं है उसके अंदर, ऑफ उनके राब्ते हैं। आप ये मेरी बात नोट कर लें। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जब तक है, कोई बैक चैनल और बैक डोर नहीं खुलेगा। फ्रंट डोर के जरिए से मुज़ाकरात होंगे। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात गवर्नमेंट से ही होंगे, गवर्नमेंट की कमेटी ये हो या कोई और हो। और जो दहशतगर्दी से मुतल्लिका, अमन व अमान से मुतल्लिका जो यानी तआवन है, उसके लिए जो है वो बिल्कुल आर्मी चीफ पेशावर में उन्होंने मीटिंग की है, उसके लिए और 10 मीटिंगें वो कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो है वो एंगेजमेंट, डायलॉग जो है वो फ्रंट डोर से ही होगा, बैक डोर से नहीं होगा। राना साहब, अभी आपने मोहसिन नकवी साहब की वाशिंगटन में कांग्रेसमैन के साथ 3-4 मुलाकातों का अहवाल देख लिया, जिससे वो मुलाकात करके निकलते थे, बाद में एक वो ट्वीट जारी कर देता था। यही वो चीज़ है जो आइंदा आने वाले दिन सारों को मजबूर करेगी कि आप सियासी एक तरीके से फ़हम तफ़हीम के साथ मसाइल का हल ढूंढें। तो उससे पहले आप खुद कर सकते हैं, बजाय ये कि बाहर से प्रेशर आए। नहीं, मामला ये कि ये किस बात का प्रेशर है? मुझे नहीं पता कि नकवी साहब वहाँ पे किस हैसियत से मिल रहे हैं, और वो जिनसे मिल रहे हैं वहाँ से इस किस्म की बात कोई मैनेज कर दी जाती है, या वाक़याता नहीं होती है,
इसका तो वो वापस आएंगे तो इसकी वजाहत करेंगे। सर आपकी या वो हैसियत वहाँ से वाला बताएं सवाल तो कि आप ये उठा ही क्या नहीं सकते। सूरत हाल है। आपकी काबीना के वजीर हैं, यकीनन प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से गए होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे के तौर पर गए होंगे। नहीं तो बात है, कल को मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जहां कहीं भी चले जाऊं तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बात के जिम्मेदार होंगे? क्या उनकी मीटिंग्स प्राइवेट मीटिंग्स हैं सर? बहरहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ऑफिशियल टूर पे नहीं है। अच्छा, ये उनका निजी दौर है। अच्छा, हम तो समझ रहे थे वो ऑफिशियल पर हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, कभी ऑफिशियल टूर इतना लंबा होता है? तो ये तो प्राइवेट विजिट है। ऑफिशियल टूर तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन बाद बंदा वापस आ जाता है। प्राइवेट विजिट आप में ऐसी मीटिंग सीख नहीं की जाती सर। प्राइवेट विजिट पे जाए तो चाहे आप महीना बैठे रहें। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि उनकी निजी मुलाकातें हैं, ताकि ये जो ट्वीट्स आ रही हैं उनकी वजाहत करनी आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए। मेरा ख्याल है शायद आपकी भी मिशन में हो कि वजारत फॉरेन अफेयर ने इस बारे में शायद कोई बात की भी है। एक और बड़ा इशू है आजकल, आपने ये जो 190 मिलियन पाउंड के साथ रियाज मलिक वाले ऊपर केस के ऊपर एक नैब से प्रेस स्टेटमेंट जारी करवाई है। तो बड़ा सवाल यह है कि मलिक रियाज को आप पहले भी ला सकते थे, पाकिस्तान जाने से रोक भी सकते थे, कभी किया नहीं। तो अब क्या पाकिस्तान लाने के लिए आप लोगों के पास ताकत और इख्तियार है? मेरा तो ख्याल है कि इतनी ताकतवर आपकी काबीना सारी भी नहीं है कि उनको वापस ले आए। आपका ख्याल कोई इतना बेजा नहीं है। तो फिर सर इस प्रेस स्टेटमेंट से सिर्फ खबरों तक ही खेल सकते हैं, इससे आगे नहीं चलेगा? देखें मलिक साहब, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो करनी पड़ती हैं। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे मैं ज़ाती तौर पे इस बात से आगाह हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात को किया नहीं है कि मलिक रियाज साहब को जब ये सारी उनसे अंगूठियाँ, हीरे जवाहरात और जेवरात और ये नगद रकूम और ये सारी ज़मीन जो है वो ली गई, तो वो कंसेंटिंग पार्टी नहीं थे। वो ऐसे ही था कि जब आपके पास इख्तियार है, आपके पास अथॉरिटी है और अब किसी बंदे को आपने अगर जो है वो पकड़ लिया है या वो पकड़े जाने की पोजीशन में आ गया है तो फिर उसने जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो या आपने इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक की उनसे, रियाज मलिक से पूछा कि वो रजामंदी से ये सारा कुछ कर रहा था या मजबूरी में कर रहा था? पूछा आपने रियाज मलिक से कब? मेरी असेसमेंट के मुताबिक मजबूरी में ही कर रहा था। बाकी खैर मेरी उनसे कोई जो है वो मुलाकात नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जब ये उन्होंने अब जो वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है वहाँ दुबई में, तो उसमें जो है वो कैपिटल फ्लाइट पहले ही आपको पता है पाकिस्तान से, तो ये सूरत हाल जो है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। सर उनको पकड़ के, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। सर उनको पकड़ के क्या नहीं करना चाहिए था सर? ये उनको वहाँ पे क्या ज़रूरत थी प्रोजेक्ट करने की? वो पहले खुद यहाँ पे पाकिस्तान में कहते रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करना जो है उसको हराम समझता हूँ, तो फिर इस काम को करने की क्या ज़रूरत है? सर लेकिन वहाँ प्रोजेक्ट को आप नेशनल इंटरेस्ट के मुखालिफ क्यों है? मैं ये समझना चाहता हूँ, हमारे नेशनल इंटरेस्ट से तसादुम क्यों है इसका? इन्वेस्टमेंट कहाँ से जाएगी? हो सकता है पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी उसके अंदर पैसा डालें, वो तो कहीं पे भी डाल सकते हैं सर। नहीं तो अगर वो वहाँ ना करते तो फिर कहाँ करते? पाकिस्तान में ना करते? सर जिसने पाकिस्तान में पैसा डालना होता है वो पाकिस्तान ही आता है, लेकिन वहाँ आपको पता है दुबई के अंदर टावर्स में पहले भी काफ़ी स्कैंडल्स आए थे, लोगों ने पैसा डाला है वहाँ पे। वो रियाज मलिक नहीं होगा तो कोई और होगा, तो बात उसका नाम नदीम हो सकता है, उसका नाम राना सनाउल्लाह हो सकता है। लेकिन बात यह है ना कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है, कोई अगर कोई 2 साल जो है वो थोड़ा इस बारे में ख्याल कर लिया जाए तो हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो ये एमरजेंसी की सूरत हाल है। अब मौजूदा हुकूमत की, मियाँ शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से हम इकॉनमी के बहरान से तो निकल आए हैं, लेकिन अभी स्टेबल होना है हमने।
उसके लिए हमें अभी और 1 साल 2 साल चाहिए। तो इस दौरान अगर कोई इस किस्म का जो है वो थोड़ा ख्याल कर लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अपने वतन की जो है वो मोहब्बत का तकाजा है ये, और मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है वो मैं हूँ, आप हों या रियाज मलिक रियाज साहब हों या कोई और भी हो कि वो पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं। सर एक चीज़ और बता दें, पाकिस्तान की मोहब्बत में और पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसकी मोहब्बत में पीका लॉ के ऊपर इमरान खान ने भी काफ़ी कोशिश की थी कि गला ही दबा दिया जाए, कोई बोले ही ना, फिर वो रुक गया मामला। लेकिन आप तो फिर छलांगे मारकर ऊपर चलेंगे, आपने कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा के रातों रात तो उसकी अपील वाली स्टेज हाई कोर्ट की भी ख़त्म कर दी। तो इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं सर? नहीं देखें, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये आम आदमी का, देखें ये सोशल मीडिया का आप इसे मर्ज कह लें, इसे जिन कह लें, इसने आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। आप यकीन करें कि अब ये इतना वायरल हो गया है मामला, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो वो कारागरी करते हैं, वो तो अच्छे भले बंदे को जो मर्जी करता वो जो है वो दिखा दे, उसकी जैसी मर्जी वीडियो जो है वो बना के जो है वो उसके ऊपर आपको कार्रवाई तो करनी चाहिए। तो यानी लेकिन आपने तो जर्नलिस्ट और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की तखसीस ही खत्म लोगों कर दी। के घरों को डिस्टर्ब करने वाले, मैं टोटली सपोर्ट करूंगा नहीं आपको। होगा, ये नहीं जो होगा। जाली फेक वीडियोस बनाते हैं, जैसे अभी वो मरियम की बनाई गई थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई आपको करनी चाहिए, मैं नहीं रोकता उससे। लेकिन जहां जर्नलिस्टों को और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को आप निशाना बनाएंगे तो मैं तो एहतजाज करूंगा उसके ऊपर। नहीं, लेकिन मैं नदीम मलिक साहब इस बात में मैं आपसे भी एक कदम आगे हूं। आप इसमें जो है वो जरिया बने, आप बैठें, प्राइम मिनिस्टर इस बारे में जिस लेवल की कहें वो कमेटी बनाने को तैयार है। एक जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो सच लिखते हैं, जो हक के साथ खड़े होते हैं, उनके लिए जो सेफ्टी मेजर सेफ गार्ड इस लॉ में लाने की ज़रूरत है, वो अमेंडमेंट्स करने को गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। सर प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बाख्तियार नहीं है। सच के अगर बाख्तियार होते तो वो ये कानून पास करने से पहले पूछते। अब कानून पास करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सी तरमीम करेंगे। चले आप नदीम मलिक साहब, आप इस बात को आजमा लें। आप हमारे जो भाई एहतजाज कर रहे हैं, आप उनको हमारे साथ बिठाएं, हम बैठने को तैयार हैं। वो अमेंडमेंट्स जो जेन्युइन आप जर्नलिस्ट की, जेन्युइन सहाफ़ी की आप एक तारीख मुकर्रर कर लें। जो बंदे उस तारीख के ऊपर पूरे उतरते हैं, जो हक कहने वाले हैं, जो सच कहने और लिखने वाले हैं, उनके लिए जो सेफ्टी मेजर्स आप रिकमेंड करेंगे वो अमेंड हो जाएंगे। ये कोई आसमानी सीफा तो नहीं है सर। फिर इसको आप सदर से दस्तखत ना करवाइए, आप सदर से दस्तखत ना करवाइए तो मैं पीबीए और ये फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब, इसके नुमाइंदों, एमेंड के नुमाइंदों, उनको मैं यहाँ बुला लेता हूँ, आप भी साथ आ जाइए तो बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन आप फिर सदर से दस्तखत ना करवाइए इस पर। जी बिल्कुल मैं आपके पास आने को तैयार हूँ, लेकिन ये आप सियासतदानों वाली शरायत ना रखें। कभी ये कि जी ये तो रास्ता निकालने, ये तो रास्ता निकालने का मामला, ये सुन ले, रास्ता निकाल के आपको एक तरीका बताया सर। ना कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। मामला ये है मलिक साहब कि जब लॉ ने अमेंड ही होना है तो वो अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि ये इस वक्त एक्ट पास हुआ है, आपने पढ़ा होगा, इसके जो स्ट्रक्चर्स बनने हैं इसमें तो अभी कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो गर्दन पे तलवार लटका के आप जो है ना वो आप मुज़ाकरात की दावत देंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे ना। आपने तो तलवार लटका दी है ना गले में। नहीं, कोई गर्दन पे तलवार नहीं है। बिल्कुल ये जो हमारा यानी जेन्युइन मीडिया है, हमारा यानी जो सहाफ़ी भाई हैं, बिल्कुल ये उनके लिए है ही नहीं है। राना सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।